नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित साउथ एमसीडी द्वारा सभी कैटेगरी की संपत्ति पर 34% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव की निंदा की है। साउथ एमसीडी 24 मार्च यानी कि कल सदन की बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखने वाली है। साउथ एमसीडी के एजेंडा में ये शामिल भी है। एजेंडा के मुताबिक साउथ एमसीडी सभी इलाकों में रेट बढ़ाने जा रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोरोना काल में जनता को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार जहां प्रॉपर्टी के सर्कल रेट 20% घटा दिए हैं, वहीं बीजेपी शासित साउथ एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स में 24% बढ़ाने का प्रस्ताव रखने वाली है। एमसीडी ने आउटडोर विज्ञापन ठेकेदारों के 6 महीने के लाइसेंस फी को माफ कर दिया है और अब इस नुकसान की भरपाई जनता से करना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछली बार भी एमसीडी के प्रोफेशनल टैक्स को बढ़ाने के प्रस्ताव को स्टैंडिंग कमेटी ने अस्वीकृत कर दिया था। उसके बावजूद सदन में एजेंडा लगाकर प्रोफेशनल टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। साउथ एमसीडी का ये कदम जन विरोधी है। बीजेपी से अपील है कि इस जन विरोधी कदम को तत्काल वापस ले। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, डीजल के दाम बढ़ाए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ाए हैं और गरीब आदमी का जीना दुश्वार किया है। तो साउथ एमसीडी में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव कल आने वाला है और साउथ एमसीडी में दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसका विरोध आम आदमी पार्टी ने किया है। और सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने आज पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि एक तरफ जहां कोविड के दौरान कोरोना काल में आम लोगों को राहत देने की जरूरत है, वहीं पर बीजेपी एक तो महंगाई बढ़ा रही है और अब प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए लोगों पर दोहरा मारने की तैयारी कर रही है। ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, मैं सवाल पूछ रहा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ऑडियो भी मेरे को मैं ऑडियो सुनाऊंगा। आपको ये नहीं लगता कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 है, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, इकोनॉमिक्स का एक फेमस फार्मूला है, मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड। आपको यह नहीं लगता कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स को यह सुविधा दे दी है कि वो जितना भी चाहें उतना स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। वह जब चाहेंगे सप्लाई बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे सप्लाई कम कर देंगे। इससे उनके हाथों में जरूरी वस्तुओं की कीमतें आ जाएंगी, उनकी मनमर्जी चलेगी। ये मेरे मिनट्स हैं बोले हुए, रिकॉर्डेड पार्लियामेंट से। में ऐसा होता है, वहां सौगी और बादाम वगैरह होते हैं, 1 महीने पहले मार्केट में आ जाते हैं तो प्राइस डाउन हो जाते हैं, तभी वो किसानों से खरीद कर उन्हें स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद अपनी मनमर्जी चलाते हैं। सभापति महोदय जी जो चेयरमैन है, संदीप भट्टाचार्य जो टीएमसी के हैं, वो चेयरमैन है इस कमेटी के। लोगों के मन में एक भ्रम है कि आप उसको भी क्लियर कीजिए कि कुछ जरूरी वस्तुओं की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब ये जरूरी वस्तुएं नहीं रही, जैसे प्याज जरूरी वस्तुओं में नहीं है, टमाटर भी जरूरी वस्तुओं में नहीं रहा। अगर गरीब लोगों के घर में चटनी भी बननी होगी तो सिर्फ प्याज की बनेगी और टमाटर और प्याज तो चाहिए। आप दाल की तरफ ना भी जाएं तो गरीब से गरीब परिवार को कम से कम प्याज तो चाहिए होता है। सर, प्याज की वजह से 2-3 सरकारें बदल चुकी हैं, ये मैंने बोला हुआ है। यहां तक कि दिल्ली की एक सरकार प्याज की वजह से बदल गई थी। आपको नहीं लगता कि सरकार को इसको अपने हाथों में रखना चाहिए? दिल्ली सरकार ने कोरोना पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना बार बार होने वाला संक्रमण है और इसको लेकर सुरक्षा का ध्यान रखें। कोरोना के केस में लगातार वृद्धि हो रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों को कहा है कि कोरोना बार बार होने वाला संक्रमण है, इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखें। डॉक्टर भगवान के भेजे गए संदेशवाहक के समान हैं। डॉक्टर्स को जिंदगी को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने लगातार बढ़ते हुए कोविड केस को देखते हुए लोगों से अपील की है
कि आप ये नहीं कह सकते कि आपने अगर वैक्सीन ले ली है तो आप सुरक्षित हो गए, आपको एक बार कोरोना हो चुका है तो आपको दोबारा नहीं होगा। ऐसे भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये बार बार होने वाला संक्रमण है। तो इस संक्रमण से बचने का तरीका क्या है कि अभी भी आप जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उन प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाइए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए, हाथ को हमेशा सैनिटाइज करते रहिए और क्राउड में जाने से परहेज कीजिए। तो दिल्ली सरकार की ओर से कुछ एक गाइडलाइंस जारी किए गए हैं ताकि दिल्ली में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। दिल्ली के विभिन्न न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मोर्चा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति एनवी रमाना, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और कार्यकारी अध्यक्ष नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मौजूदगी में इसे आयोजित किया गया। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इस अवसर पर लीगल एड एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया और स्कूली बच्चों के लिए ई कॉमिक लॉन्च किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई और जिसमें दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी कमलजीत अरोड़ा ने की। दोस्तों, मैं हूं कमल किशोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मेरे साथ इस समय मौजूद है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी कमलजीत जी अरोड़ा जी। हम इनसे चर्चा करेंगे आज इस प्रोग्राम को लेकर। सर नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। सर आज के कार्यक्रम के बारे में देखिए, आज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एनवी रमन्ना जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं नालसा के, वो आज राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फिजिकली ये फंक्शन जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, ये इसलिए किया गया था कि यहाँ जो हम फ्रंट ऑफिस हमने बनाया है राउज एवेन्यू कोर्ट में और इसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में भी उसको इनॉग्रेट किया जा सके। तो राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स का ये फ्रंट ऑफिस उन्होंने फिजिकली इनॉग्रेट किया और यहीं से वर्चुअल इनॉग्रेशन बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के फ्रंट ऑफिस। कितने वर्चुअल जो यहाँ पर इनॉग्रेट किए गए? सारे डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में फ्रंट ऑफिसेस तैयार किए गए हैं और ये फ्रंट ऑफिसेस उन मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए हैं जो अपने आप लीगल एड नहीं ले सकते, लॉयर नहीं ले सकते, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट है, उसमें सेक्शन 12 के तहत वो सब लोग जो मुफ्त में कानूनी सहायता के हकदार हैं, उनको कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए ये फ्रंट ऑफिसेज बनाए गए हैं। किस तरीके के सर इसमें आप जो कानूनी सहायता दे रहे हैं लोगों को? इसमें चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं या वो सब लोग जो किसी भी वजह से जेल में बंद हैं, उनको अगर किसी भी तरीके की कानूनी सहायता चाहिए अपनी बेल एप्लीकेशन के लिए, अपने केस को डिफेंड करने के लिए या और कोई भी केस फाइल करने के लिए, तो उनके लिए हम यहाँ पे मुफ्त में कानूनी सहायता देते हैं। किसी तरीके का क्या है कि कोर्ट के अंदर कोर्ट फीस भी लगती है और जिस तरीके से आप अपने एडवोकेट्स को जो प्रोवाइड करा रहे हैं सर्विस के लिए कि कुछ कागजों की कार्रवाई भी होती है, उसमें भी जो खर्चा आता है वो भी क्या सर? वो भी हमारी अथॉरिटी देती है। जितना भी कोर्ट फीस में लगता है या टाइपिंग चार्जेस हैं या और जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, वो सब भी हमारी अथॉरिटी प्रोवाइड करती है उन सब लोगों को जो सेक्शन 12 में मुफ्त में कानूनी सहायता के हकदार हैं। महिलाओं के लिए जो कानूनी, किस तरीके से आप कानूनी सहायता उनको प्रदान करते हैं? महिलाओं के लिए आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि सारी महिलाएं, जो हमारा सेक्शन है, हमारा जो एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट, उसमें सारी महिलाएं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, वो जितना भी अर्न करती हैं वो मुफ्त में कानूनी सहायता की हकदार हैं। तो चाहे उनको किसी भी तरीके के केस के रिगार्डिंग अगर कोई कानूनी सहायता चाहिए, वो हम उनको मुफ्त में प्रोवाइड कराते हैं। और ना सिर्फ हम लॉयर देते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोर्ट फीस या जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं वो भी हमारी अथॉरिटी बियर करती है। धन्यवाद सर जी। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कमलजीत अरोड़ा जी। हमने इनसे बताया कि किस तरीके से जो आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल किशोर। उत्तराखंड सरकार से मंत्री पद संभालने के बाद गणेश जोशी का दिल्ली में पहली बार आगमन हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। प्रदेश के विकास और कुंभ के दौरान कोरोना खतरे से बचाव को लेकर गाइडलाइन समेत तमाम मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी है। सर, आपने अभी हाल ही में पदभार संभाला है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने केंद्र नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय ललबरुणी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का
और राष्ट्रीय सेवक संघ के उन अधिकारियों का जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, और मेरी क्षेत्र की महान जनता जिन्होंने लगातार 3 बार विधायक बनाया, उनकी दुआएं मेरे साथ थी। और मेरे जैसे एक छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कैबिनेट मंत्री के दर्जे से नवाजा है। मैं इसके लिए अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, उपनल कर्मचारियों की भी कुछ मांगे थी, उन मांगों पर क्या कुछ आगे कदम उठाए? देखिए, जैसे ही मैंने शपथ ली उसके तुरंत बाद कुछ कर्मचारी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें नोटिस आए हैं कि 5 दिन से अधिक जो कर्मचारी हड़ताल पे हैं उनको निकाल दिया जाएगा। मैंने तुरंत एमडी को अपने पास बुलाया और मैंने उस आदेश को वापस कराया। आधे घंटे के अंदर उनके निष्कासन वापसी के आदेश उनको पहुंच गए। अभी कैबिनेट में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो हमारी बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो 10 दिन में अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगी, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। जब मामला कहीं कोर्ट में फंस जाता है तो फिर टेक्निकली थोड़ी दिक्कत आती है। क्या बेहतर हो सकता है, ये करेंगे क्योंकि हमारे कर्मचारी हैं, उनकी चिंता करना हमारा कर्तव्य है। सर, कुंभ को लेकर कितने आप लोग तैयार हैं? काफ़ी तैयारियां भी दिखी थी, लेकिन अब कोरोना का कहर भी आ गया है। केंद्र ने भी संज्ञान ले लिया है उत्तराखंड को लेकर। देखिए, वास्तव में हम सोच रहे थे कि कोरोना अब धीरे धीरे, लेकिन एक बार फिर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो सबको आने की छूट भी दे रही थी, सब कुछ व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन अब ऐसे में थोड़ा हमें ये भी चिंता करनी है, कहीं आस्था के साथ साथ स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, तो इसमें जनता को भी थोड़ा साथ देना होगा। और बाकी सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर की है। मुख्यमंत्री जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसके अगले दिन वहाँ पर गए थे, उन्होंने खुद वहाँ पर शाही स्नान में संतों पर हेलीकॉप्टर से भी वर्षा कराई, स्वयं अपनी पत्नी के साथ गए, फूलों की वर्षा की और संत समाज में एक बहुत बड़ा संदेश देने का उन्होंने कोशिश की है। सर, सीएम साहब बार बार अपने बयानों से चर्चा में आ रहे हैं और विपक्ष उस पर घेर रहा है सीएम साहब को। देखिए, उसमें मेरे से आप बात न करें, तो आप मुझसे पूछें कि मैं अपने विभाग में क्या करना चाहता हूँ, मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं। एक सैनिक होने के नाते सैनिक मंत्रालय मेरी तो बेहतर रहेगा। सर, आने वाले दिनों में चुनाव है, कितने तैयार हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहती है। बूथ लेवल तक हमारा कार्यकर्ता काम करता है। आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। जब मर्जी चुनाव हो जाए हम तैयार हैं। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस बार एक बार फिर तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जो 60+ का नारा हमारे नेतृत्व दिया है उसको हम छुएंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ गणेश जोशी जी, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। न्यूज़ ऑन इंडिया। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस वजह से लगातार दूसरे दिन 800 से अधिक मामले सामने आए। सोमवार को 888 नए मामले आए। कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत भी हो गई, जो इस साल का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा। इससे पहले शनिवार को 813 मामले आए थे। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलर्ट पर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल जाकर जायजा लिया और लोगों का हालचाल जाने इस बीच मौके पर एडीएम, एसडीएम और जग प्रवेश चंद्र अस्पताल के नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष टीकम सिंह यादव और मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे। मनोज तिवारी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस विषय से सांसद मनोज तिवारी से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता राकेश चावला ने बातचीत की है। जो कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन शुरू है और उस वैक्सीनेशन को हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति तक उसकी सूचना मिले। अभी हम लोगों का एक क्राइटेरिया है कि जो 60 साल का हो या फिर कम उम्र का व्यक्ति भी जिसको किसी तरह का रोग हो, उसको डायबिटीज़ हो या कोई परेशानी हो, तो वो अभी वैक्सीनेशन करा सकता है। तो उसके लिए हम लोग तरह तरह से लोगों को मोटिवेट करने में लगे हैं। और आज मैंने जग प्रवेश चंद्रा में जो एक सेंटर है वैक्सीनेशन का, जिनको वैक्सीन लग रहा है, उनसे मिले। हमारे हॉस्पिटल के एमएस आदर्श जी से भेंट हुई। हमारी ज़िले की जिलाधिकारी जो इस पूरे वैक्सीनेशन टीम को लीड कर रही हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सभी एडीएम, एसडीएम सभी लोग मिल करके हमारी कोशिश है कि लोगों तक सही मैसेज जाए कि आप घबराइए नहीं। प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीन लिया है, राष्ट्रपति जी ने भी वैक्सीन लिया है और जो नहीं लिया है वो इंतज़ार कर रहा है जितना जल्दी हो जाए। तो आप आइए,
रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लीजिए और स्वस्थ रहिए। सर वैक्सीन के बारे में जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीन लगाना कहीं ना कहीं दिक्कत, कहीं ना कुछ शरीर प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें सर कोई बात हुई हो किसी से कुछ ऐसा? अभी तो मैंने जिससे बात किया, देखिए यहाँ 2 सेंटर है, वेटिंग करने वालों का है जो वैक्सीनेशन से पहले इंतजार कर रहे हैं, उसके पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वैक्सीनेशन होने के बाद उनको आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। हमने ऑब्जर्वेशन के लगभग हर लोगों से बात की है, सब लोग बहुत हंसी खुशी बता रहे थे कि बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला, जैसे टेटनस का सुई लगता था वैसे ही ये वैक्सीनेशन है। एक वैक्सीनेशन 28 दिन बाद फिर दूसरा वैक्सीनेशन सुई, और आप कोरोना से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। कोरोना के राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ही सुरक्षा के लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, वो कभी भी किसी वारदात को अंजाम देने से हिचकते नहीं हैं। ताज़ा मामला गांधीनगर कपड़ा मार्केट का है, जहां आज सुबह कुछ चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर दुकान में रखा कैश और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को चुरा लिया। चोरी की वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहले बदमाश ताला तोड़ते हैं और उसके बाद पूरी दुकान को खंगालते हैं। सूचना मिलते ही दुकानदार और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे सीसीटीवी को कब्जे में लेकर बदमाशों की तलाश की जा रही। गांधीनगर में कुछ दिन पहले चोरों ने कुछ दुकानों को निशाना बनाया था। राजधानी दिल्ली सहित समस्त भारतवर्ष में शहीदी दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली के रिठाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा का आयोजन रोहिणी सेक्टर 11 से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए अवंतिका स्थित विधायक कार्यालय पर खत्म हुई। आज जैसा कि आपको पता है, आज 23 मार्च शहीद दिवस है। इसके उपलक्ष्य में आज पूरी दिल्ली के अंदर हमने शहीदों को याद किया और लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाया कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने अपनी जान दी, कुर्बानी दी, शहीद हुए, किस मकसद के लिए उन्होंने ये सब कुर्बानियाँ दी, आज हमें लगता है वो मकसद हम लगभग ढंग से पूरा कर नहीं रहे, भूल गए हैं। तो हमें हमारी पूरी रिठाला विधानसभा के 5 वार्ड में इंकलाब मार्च निकाला गया शहीद आजम भगत सिंह की याद में। जो शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, जो उनका सपना हुआ करता था आज़ाद भारत के लिए, वो दिल्ली में एक बैठी सरकार, चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके सपनों को साकार कर रही है। उसी के लिए ही पूरी रिठाला विधानसभा में इंकलाब मार्च को निकाला गया, ताकि आने वाले दिनों में भी जो दिल्ली में काम करा है वो देश में काम हो। और हम जब पार्टी का निर्माण भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही हम लोग ये यात्राएं निकालते रहे हैं। तो आज का हमारा इंकलाब मार्च था। इंकलाब मार्च से हमारा मतलब है कि जो इंकलाब के अंदर जो आक्रोश भरा हुआ है उसको बाहर लाना। ये आक्रोश एक दिन का आक्रोश नहीं है, डेली हम लोग असंतुष्ट हैं बहुत सी जो सिस्टम से, बहुत सी अव्यवस्थाओं से, जो नशे। प्रथम नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपना 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी इस पावन बेला पे हम साथ साथ जो 23 मार्च जो शहीदी दिवस है उसको हम सब ने श्रद्धांजलि दे के अपने वीर शहीदों को याद किया। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, हमने सभी वार्डों से, हमारे यहाँ पे 5 आज हम इनकलाब मार्च हमने पूरे रिठाला विधानसभा में मनाया है यहाँ पर। तो क्योंकि हमारी आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी सरकार ने भी देशभक्ति के लिए अलग से बजट दिया है और पूरी दिल्ली में 500 तिरंगे पूरी दिल्ली में लगाने का फैसला किया है। तो आज इनकलाब मार्च निकालने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम 75वीं वर्षगांठ के दौर में हम उन शहीदों को याद करना चाहते हैं जिन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस को हमें ये मौका दिया कि हमें। दिल्ली सरकार और एलजी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद ने न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता गौतम तिवारी करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। को लेकर के दिल्ली सरकार और एलजी में जो जंग छिड़ी हुई उसको लेकर के आम आदमी पार्टी पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद जी हम इनसे जानेंगे कि जो आज दिल्ली सरकार और एलजी में बिल को लेकर के घमासान मचा हुआ है उसको लेकर के बात करते। सर, पहली बात तो ये बताइए कि जो केंद्र सरकार ने एलजी को पावर दी और दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि अगर सारी पावर एलजी को दे दी जाएगी तो क्या दिल्ली सरकार जो जनता ने चुना उसको लेकर के क्या कहेंगे आप, किस तरीके से? देखिए, इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, इसके इतिहास को समझना पड़ेगा। 1991 में एक 239वीं अमेंडमेंट हुई थी संविधान में,
जिसके तहत ये एलजी की पावर और दिल्ली की केंद्र सरकार का ये सब हुआ था। और वो 239 जो अमेंडमेंट थी उसको बाद में इन्होंने 1991 में 239 AA के नाम से इसको फिर दोबारा से रिवाइज़ किया, अमेंड किया। वो जो 239 AA की अमेंडमेंट है उसमें इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।